हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे बुक अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, इस बुक में आपका चैप्टर 3 है, 12th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ये आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमुख जनसंचार माध्यम में प्रिंट माध्यम, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ, कि जनसंचार माध्यम जो है उनकी क्या खूबी होती है और उसमें खामियाँ क्या पाई जाती हैं। इसके बाद फिर हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, जैसे प्रिंट माध्यम को मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, और इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं जब हम प्रिंट माध्यम के लिए लेखन करते हैं। फिर रेडियो समाचार की संरचना कैसी होती है और इसके लिए ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं। टेलीविज़न में खबरों के विभिन्न चरण के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। ओके, तो हम सबसे पहले जानते हैं जनसंचार के माध्यम जो है आपके जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में, कि जनसंचार माध्यम है क्या। जब लोगों तक खबरों को पहुंचाना, लोगों तक अपनी खबरों को पहुंचाना जनसंचार माध्यम कहलाता है। ठीक है, लेकिन खबरों को विभिन्न माध्यमों से पहुंचाने में बहुत अंतर होता है। जैसे खबरों के लेखन में अंतर होता है, उनकी प्रस्तुतिकरण में अंतर होता है, उसकी जो समाचार हम लिखते हैं, जो खबरें हम लिखते हैं, उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और इनमें क्या खूबियाँ पाई जाती हैं और क्या खामियाँ। जनसंचार माध्यम में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और प्रिंट माध्यम, जिसको मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, इन सभी में सबसे पहले ये ख्याल रखने योग्य बात होती है कि इनकी भाषा शैली सरल होनी चाहिए। समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखना बेहतर होता है, इसलिए समाचार को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले और इसमें जानने वाली बात ये है सबसे पहले कि जो खबरें जनता तक पहुंचाई जाती हैं, उन खबरों के लिए 3 तरह के माध्यम होते हैं, जिसमें आपका प्रिंट माध्यम जो है ये दृश्य माध्यम होता है, रेडियो आपका श्रव्य माध्यम होता है, और टेलीविज़न और इंटरनेट दृश्य श्रव्य माध्यम होते हैं। दृश्य का मतलब होता है देखना या देख के सीखना। ठीक है, श्रव्य मतलब सुनना, और दृश्य और श्रव्य वो साधन होते हैं जिनमें हम देखकर और सुनकर समझते हैं। ठीक है, इंटरनेट में क्या होता है कि हमें हर तरह की सुविधा मिलती है। इंटरनेट में हम खबरों को पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। रेडियो में हम खबरों को सिर्फ सुन सकते हैं, टेलीविज़न में हम खबरों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, समाचार में हम खबरों को सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटरनेट में क्या होता है, हम खबरों को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक, हमें इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो और समाचार पत्र की खूबियों के बारे में तो पता चला कि इसमें खूबियाँ क्या हैं। ठीक है, और भी हम जानेंगे खूबियाँ जब हम इनको अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, और इनकी खामियों के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, खूबियाँ ये हैं, हमें बहुत जल्दी समाचारों के बारे में, ये कहाँ क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये सभी माध्यम जो हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। समाचार पत्र में क्या होता है, जो समाचार होते हैं ये प्रिंट माध्यम के में होते हैं, और इसमें हमें ये चीज़ देखने में आती है कि हमें समाचार पत्र जो होते हैं, पत्रिकाएं जो होती हैं, इनमें हमें समाचार जो होते हैं वो एक दिन बाद के मिलते हैं। जब हमें समाचार हम एक दिन इकट्ठा करते हैं, फिर शाम रात को छपता है, फिर वो सुबह आपको पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी पसंद होती है। लोग समाचार को भी बहुत, अखबार को भी बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग रेडियो ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग टेलीविज़न,
और आजकल की जो नई पीढ़ी है वो इंटरनेट को बहुत पसंद करती है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर खामियों की हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि समाचार पत्र में अगर आप पढ़ नहीं सकते, पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं, तो आपको समाचार पत्र पढ़ने में असुविधा होगी, आप नहीं पढ़ पाएंगे, जिससे कि आपको समाचार की जानकारी नहीं हो पाएगी। रेडियो में हमें समय को महत्व देना पड़ता है कि हमारे पास समय है, जिस टाइम पर रेडियो पर समाचार प्रसारित हो रहे हैं हम उस समय रेडियो के सामने बैठे और सुने। अगर हमारे पास उस समय टाइम नहीं है या फिर कोई खास न्यूज़ जो हमने नहीं सुन पाई तो हम उसे रिप्ले नहीं कर सकते, दोबारा नहीं सुन सकते। ठीक है, टेलीविज़न में भी यही प्रॉब्लम आती है कि हमें ये सुविधा होती है कि हम उसमें तस्वीरें भी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अखबार में सिर्फ हम खबरें पढ़ सकते हैं, रेडियो पे हम खबरें सुन भी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि इसके लिए हमें समय निकालना पड़ता है। अखबार को तो जब मर्जी चाहे तब हम पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो टेलीविज़न में हमें उस समय का इंतज़ार करना पड़ता है और उसी समय हम समाचार को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, खूबियों और खामियों के बाद अब हम जानेंगे प्रिंट माध्यम के बारे में। प्रिंट माध्यम को मैंने पहले बताया, इसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं और ये काफ़ी पुराना माध्यम है। या ये कहें कि प्रिंट माध्यम सभी माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कहा जाता है। मुद्रित माध्यम की शुरुआत चीन से हुई थी और इसका आविष्कार का इसका श्रेय जाता है जर्मनी के गुटेनबर्ग को। भारत में छापे खाने का सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1556 में। ठीक है, 1556 में गोवा में सबसे पहले इसे मिशनरियों द्वारा खोला गया था धर्म प्रचार करने के लिए, जिसमें पहली पुस्तक बाइबल को छापा गया था। मुद्रित माध्यम में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें शब्दों में स्थायित्व पाया जाता है। आप इन्हें आराम से धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं, खबर को सोच समझकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बीच में आपको अगर मान लो कोई काम है तो आप उठकर वो काम कर सकते हो, फिर दोबारा आके खबर को पढ़ सकते हो। ठीक है, जितनी बार चाहे पढ़ना आप उतनी बार उस खबर को पढ़ सकते हो। और दूसरी विशेषता ये है इसमें लिखित भाषा का विस्तार होता है। ठीक है, विस्तार का मतलब आप लिखित भाषा की विशेषताओं को समझ सकते हो, किस तरह से लिखना चाहिए ये जान सकते हो, आप उसे पढ़कर समझ सकते हो। ठीक है, इसमें व्याकरण, भाषा, व्याकरण, वर्तनी का खास ख्याल रखा जाता है। इसके बाद मुद्रित माध्यम में जो तीसरी विशेषता होती है वो ये होती है कि आपको खबर को पढ़कर उसका चिंतन कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो। ठीक है, और ये सिर्फ पाठक के पास न सिर्फ पढ़ने, समझने और सोचने के बल्कि उसकी योग्यता भी होती है कि वो किस तरह से मुद्रित माध्यम को औपचारिक या अनौपचारिकता के जरिए एक विशेष स्तर तक पहुंचाता है। ठीक है, समाचार या मुद्रित माध्यम में समाचार एक दैनिक अखबार के जरिए आते हैं जिसमें आपको डेली की न्यूज़ मिलती है। एक साप्ताहिक अखबार आता है जिसमें पूरे सप्ताह में एक बार छापा जाता है और पूरे सप्ताह के बारे में उसमें खास न्यूज़ होती है। और इसके बाद एक मासिक अखबार होता है जो मंथ में एक बार छपता है। तो इस तरह से कई तरह के अखबार आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो फेमस हैं आप लोगों के बीच में वो दैनिक अखबार और साप्ताहिक ही हैं। ठीक, इसके बाद हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये होती है कि मौद्रिक माध्यम जो है उसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। जब हम मौद्रिक माध्यम के लिए लेखन करेंगे तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है लेखन में भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना। लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रखता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब आप मुद्रित माध्यम के लिए लेखन करेंगे तो भाषा का याद रखेंगे। आपकी भाषा
किस तरह की है, व्याकरण में की कोई त्रुटि ना हो, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है समय सीमा और आवंटित जगह के अनुसार अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। समय सीमा, आपको जिस समय जो काम करने के लिए गया है, लेखन के लिए आपको अगर कोई आलेख दिया गया है लिखने के लिए, तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि उसका समय क्या है और उसे कितनी जगह, जितनी जगह आपको निश्चित की गई है उतनी जगह के लिए कितने शब्दों में अपने लेख को पूरा करना है, इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके बाद आता है लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों का ठीक करना जरूरी होता है। लेखन, आपने जो लेख दिया है और वो प्रकाशित होकर जब आया है, तो इसके बीच में अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो उसे ठीक करना जरूरी होता है, उसे ठीक करने के लिए देना जरूरी होता है, जिससे कि पाठक को किसी तरह की असावधानी ना हो। ओके। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी। जब भी कोई पाठक आपके लेख को पढ़े तो उसे ये न लगे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेख इस तरह से होना चाहिए कि आप जब उसे लिखो तो उसे ऐसे लिखो कि पढ़ने वाले की रुचि उसमें बनी रहे। ठीक है, तो इस तरह से मुद्रित माध्यम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में आपने आज संचार माध्यम की मौद्रिक माध्यम को पढ़ा है। ठीक है, और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे रेडियो के बारे में। ओके।